नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें संलयन हो। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं जिसमें दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं और क्या बनाएंगे? भारी नाभिक बनाएंगे, वो क्या होंगी? संलयन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए देखो उच्च ताप व दाब की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी भारी वो हल्का तत्व भारी में बदलना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारी में जैसे जैसे हल्के तत्व से भारी बनते हैं स्टेबिलिटी कम होती है, अनस्टेबल बनते हैं, तो मतलब हमें ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा। तो उसके लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगी। तो क्या करेंगे? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रखना होगा, जिससे दो हल्के नाभिक भारी नाभिकों में बदल जाते हैं। हल्के नाभिक होते हैं कम बंधन ऊर्जा के कारण। अब इसका उदाहरण की बात करें, H12 ये दोनों हल्के नाभिक हैं, 2He एनर्जी रिलीज, ठीक है। हाइड्रोजन बम, एक मिनट, ये करता है हाइड्रोजन बम की फॉर्मेशन। अब देखो ये जो अभिक्रिया है ना, संलयन अभिक्रिया, ये मोस्टली सूर्य व तारों की सतह पर संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है? सूर्य व तारों की सतह पर संपन्न होती है। इसके बाद अगर संलयन और विखंडन अभिक्रियाओं में अंतर देखा जाए, एक एक करके अंतर, इसमें दोनों आपके नोट्स में विखंडन और संलयन दोनों में अंतर प्रॉपर लिखा हुआ है। मैं सिर्फ एक बार इनको समझा देती हूँ। संलयन एक एक अंतर देखते चलते। देखो विखंडन में क्या होता है? इसमें यूरेनियम पोलोनियम जैसे नाभिक विखंडित होकर भारी नाभिक हल्के बनते हैं, उसमें हल्के नाभिक भारी बनते हैं, ठीक है। इसमें कम मुक्त ऊर्जा होती है, इसमें अधिक मुक्त ऊर्जा होती है। इसमें अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। इसमें उच्च ताप पर अभिक्रिया ताप चाहिए इसमें। ये अभिक्रिया प्रकृति में नहीं होती हैं। विखंडन, ये अभिक्रियाएं प्रकृति में होती हैं। विखंडन से रेडियो एक्टिव कणों का निर्माण होता है और इसमें रेडियो एक्टिव कणों का कम रेडियो एक्टिव कणों का निर्माण होता है। बस ये दोनों अंतर हो गए। इसके अलावा एक आंसर और है। अगर हम नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर देखें तो मैं एक तरफ लिख रही हूँ नाभिकीय और एक तरफ लिख रही हूँ रासायनिक। अगर इनमें अंतर देखें, नाभिकीय अभिक्रिया में नए तत्व बनते हैं, तत्व ही तो बनते हैं, या तो कार्बन से नाइट्रोजन में ही बदल जाए, नाइट्रोजन से कार्बन में बदल जाए, तो तत्व नए तत्व बनते हैं। इसमें तत्व अपनी मूल अवस्था, तत्व वही बना रहता है, ठीक है, तत्व तो वही रहता है। आगे जाके पदार्थ जो भी बदलते हैं नए बनते हैं, तत्व वही रहता है। इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। ये विपरीत दिशा में संपन्न होती है और इसमें परिस्थितियों को बदलकर दिशा विपरीत कर सकते हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न समस्थानिकों की नाभिकीय अभिक्रिया भिन्न होती हैं और किसी भी तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानों की रासायनिक अभिक्रियाएं समान होती हैं। तो कुछ अंतर होता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्यूमान। क्यूमान क्या होता है? जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, मतलब ऊर्जा निकल रही है, जुड़ रही है, जो भी ऊर्जा परिवर्तन है वह क्या होता है? क्यूमान होता है। क्यूमान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक परिभाषा और है ट्रांस यूरेनियम तत्व। ट्रांस यूरेनियम तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो यूरेनियम के बाद आते हैं होते हैं ट्रांस यूरेनियम। तो ट्रांस यूरेनियम तत्व क्या है? ऐसे तत्व जो यूरेनियम के बाद आते हैं वो है ट्रांस यूरेनियम तत्व। अब इसके बाद यूनिट का लास्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिवता के उपयोग। रेडियो एक्टिवता के उपयोग क्या है? फर्स्ट उपयोग की बात करें तो पहला है औषधियों में। औषधियों में मैं एग्जांपल
बोल बोल के समझाती हूँ। जैसे कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर के ट्यूमर को नष्ट करने के लिए, इसका उपयोग करते हैं कैंसर के ट्यूमर का उपयोग नष्ट करने में। सोडियम 24 इसका उपयोग करते हैं रक्त वाहिनियों की रुकावट का पता लगाने में, अगर रक्त वाहिनियों में कोई रुकावट है उसका पता लगाने में। फॉस्फोरस 31 इसका उपयोग करते हैं ल्यूकीमिया के उपचार में। आयोडीन 131 इसका उपयोग करते हैं थायराइड की जांच एवं उपचार में। तो ये औषधियों में हो गया। नेक्स्ट सेकंड, कृषि में कैसे करते हैं? कृषि के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी खाद में रेडियो एक्टिव फास्फोरस की, अगर रेडियो एक्टिव फास्फोरस की सूक्ष्म मात्रा मिलाकर पौधों में डालकर अध्ययन किया जाता है कि कौन सी खाद उपयोगी है और कौन सी, और पौधों द्वारा शीघ्रता से कैसे पता लगाते हैं कि किसी खाद, कौन सी खाद जल्दी पौधों के द्वारा अवशोषित की जाएगी? फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डालकर। थर्ड, ट्रेसर विधि। किसी भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग, रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को जानने के लिए किया जाता है और इसे कहते हैं रेडियो ट्रेसर। भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों को जानने के लिए रेडियो ट्रेसर विधि का उपयोग किया जाता है। रेडियो ट्रेसर का रासायनिक व्यवहार समस्थानिकों की तरह ही होता है। किसके? रेडियो ट्रेसर होते हैं इनका जो रासायनिक व्यवहार होता है वो समस्थानिकों की तरह ही होता है, लेकिन इनकी सक्रियता के कारण इनकी उपस्थिति और किस पद से ये गमन कर रहे हैं इसकी जानकारी आसानी से हो जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल, ऐसे अगर लैंग्वेज में समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करनी है हमें क्या ज्ञात करनी है? क्रियाविधि। तो क्रियाविधि ज्ञात करने में हमें ये नहीं पता कि कौन से स्टेप में कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, मतलब कौन से स्टेप में कौन सा अणु जुड़ रहा है, कौन सा अणु निकल रहा है। तो हम जिसके बारे में पता लगाना चाह रहे हैं उसका समस्थानिक यूज कर लेंगे। समस्थानिक अगर उसका यूज किया जाएगा तो आसानी से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा अणु जुड़ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, CH3COOH प्लस OH32H5, ये दोनों क्या बनाते हैं? CH3COO C2H5 और H2O। इसका मतलब है इस विधि में हमें H2O निकालना है। तो हमें ये नहीं पता कि OH इसका है, ये भी OH और ये भी, किसका H निकालें किसका OH निकालें। तो हम पहले ये माना जाता था कि OH इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, H इसका, लेकिन ट्रेसर विधि द्वारा हमने समस्थानिक हाइड्रोजन का समस्थानिक यूज़ किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के समस्थानिक यूज़ करके बाद में पता लगाया इसका H और इसका OH जाता है। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। इसके अलावा जैव रासायनिक क्षेत्र है। फोर्थ, जैव रासायनिक क्षेत्र। ट्रेसर तत्वों के उपयोग से जीव जंतुओं या पौधों में होने वाली जैविक क्रियाओं का पता भी लगाया जा सकता है। ये इसका फोर्थ नहीं, बी है। ठीक है, इसका ए मैकेनिज्म का पता लगा लो या फिर जैविक क्रियाओं का पता लगा लो। नेक्स्ट है फोर्थ है अयस्क चट्टानों की आयु निर्धारण करने में। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कौन सा अयस्क कितनी की आयु कितनी होगी, मतलब कितना पुराना है कितना नया है। इसके अलावा हमें कोई जीवाश्म मिला है या नमूना मिला है तो उसकी आयु का निर्धारण भी हम इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट होती है, तो मैं लिख देती हूँ यूनिट कंप्लीट। आपके नोट्स में सारे उपयोग दिए गए हैं, याद कर लेना इजीली। ठीक है, यहाँ यूनिट कंप्लीट।